नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट वीक के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री राजेश गोगना जी। राजेश जी, नमस्कार बहुत जी, कैसे स्वागत हैं? है आपका। थैंक यू वेरी धन्यवाद, मच। आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। और जैसा कि दर्शकों आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी समसामयिक विषय हैं उसके कानूनी और कुछ हद तक सामाजिक संदर्भों पर भी राजेश जी के साथ चर्चा करते हैं, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे संवेदनशील मसले के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर जो है हाल ही में एक जिसको आप कह सकते हैं कि घटनाक्रम हुआ है 12 फरवरी को। इस साल 12 फरवरी 2025 को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली में कांग्रेस के जो एक पूर्व सांसद हैं सज्जन कुमार, उनके खिलाफ जो है एक फैसला दिया है। उन्हें सिख विरोधी दंगों के अंदर सरस्वती विहार में 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह जी और उनके पुत्र तरनदीप सिंह, इन दोनों की हत्या का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। अभी अ, उनके लिए जो है उसके लिए सजा जो है वो भी तजवीज की जाएगी। इससे पहले सज्जन कुमार का 2018 के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें एक अन्य मामले में जो सिख विरोधी दंगों से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया था 5 सिखों की हत्या का और एक गुरुद्वारे को जलाने का, और इसके लिए उन्हें आजीवन उम्र कैद की सजा दी गई थी, जिसे कि समझ रहे हो? लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और ये बड़ा संवेदनशील मसला है सिख विरोधी दंगों को लेकर। आप ये देखिए 1984 में ये दंगे हुए थे और 2024 ओके। 25 में आकर जो है वो 40 इयर्स, 40 इयर्स। जी 40 इयर्स जो है। और एक आपको और जानकारी मैं दे दूं कि ये जो ताजा मामला है जिसके अंदर की उन्हें सजा हुई है, इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वादे के अनुरूप 2015 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसका गठन किया, जिसने कि इन मामलों को खोला जिन्हें रफा दफा कर दिया गया था। और उसके बाद इस मामले की चार्जशीट जो है वो फिर दाखिल की गई, शायद 2021 में, जहां तक मुझे ध्यान में आता है चार्जशीट दाखिल की गई थी। और अंततः ये मामला अपनी परिणति पर पहुंचा जिसमें कि सज्जन कुमार को जो है वो सजा हुई है। उन्हें कन्विक्शन उनका हो गया, सजा उनको होगी। दोषी उन्हें पाया गया है, कोर्ट ने करार दे दिया। और कोर्ट ने काफी जो है तल्ख टिप्पणियां की है किस प्रकार से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। आप चाहें तो इंटरनेट पर इसके विषय में जाकर पढ़ सकते हैं। तो राजेश जी के साथ हम इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप खुद दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारी आपकी जो है ऑफ कैमरा भी चर्चा हुई है कि सिख विरोधी दंगों के आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी विटनेस, हैं। आई विटनेस, आई विटनेस। जी। तो थोड़ा इसकी जरा ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है, इतना क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी ऐतिहासिक आप पृष्ठभूमि बताएं। जी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही दर्दनाक भी है, क्योंकि पंजाब हमारा, आपको पता है कि एक विशेष राज्य का दर्जा पाता है। और पंजाब का, हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था तो बहुत बड़ी सिख पॉपुलेशन उस तरफ के, जो आप पाकिस्तान बोलते हैं, वहां से हिंदुस्तान में आई थी। तो इधर पंजाब में अंदर सिख डोमिनेशन है। मतलब हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं तो हिंदू पॉपुलेशन थोड़ा माइनॉरिटी में है, सिख मेजोरिटी में है वहाँ पर। और ये जो था सिख मूवमेंट के अंदर काफी पहले से एक सेपरेट स्टेट के बारे में बातचीत होती रहती थी। कुछ लोग उसको खालिस्तान बोलते थे, कुछ उसको सेपरेट स्टेट की बात करते थे। तो ये आज़ादी से पहले से, जैसे कि मुस्लिम लीग और बाकी सब चीज़ों की बातें हो रही थी, तब से चल रहा था। लेकिन उससे कोई, उसको कोई तवज्जो नहीं मिली कभी भी। वो तवज्जो नहीं। उसके बाद हमारे को, आपको याद होगा, एक जगदीश सिंह चौहान करके थे, जो स्वयंभू राष्ट्रपति बन गए खालिस्तान के। और मैं उनको भी जानता था, वो हमारी बिरादरी से थे, रिश्तेदारी में भी लगते थे। और वो यूके चले गए, उन्होंने वहां से खालिस्तान की घोषणा कर दी। और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ टेररिस्ट ग्रुप, पाकिस्तान के इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने कुछ टेररिज्म की एक्टिविटी शुरू कर दी। और इसी दौरान में एक बहुत बड़ा नाम उभरता है, जिनका नाम संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ संत करके, क्योंकि अगर हम पंजाब में उनके नाम के साथ संत नहीं लगाते तो लोग ऑफेंडेड फील करते हैं, बहुत बुरा मानते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मतलब एक सेक्शन ऑफ हाँ वन जी, हाँ, सेक्शन। मतलब पंजाब के अंदर कहा हाँ ठीक है, जाता है। मतलब वी डोंट वांट टू गेट अननेसेसरली इन्वॉल्व इनटू दिस मड स्लिंगिंग एंड जो यस, यस। बेकार के, मतलब उसमें नहीं, हमने तो हाँ, मुद्दे पे तो चर्चा मैं की। उसको जरनैल सिंह भिंडरावाला जी के नाम से बोल, जरनैल सिंह भिंडरावाला ही बोलता हूँ।
वो वहां पर आए और उन्होंने उनके उनके कॉल के ऊपर बहुत से सिख नौजवान जो थे वो लोग बाहर आ गए और खालिस्तान की मांग के समर्थन में आ गए। तो हमें याद है पंजाब के अंदर जीपों के ऊपर काले कुर्ते पजामे डाल के, जिनके पास बंदूकें नहीं थी तो वो लाठियां पकड़ के शाम को चौकों पे घुमा करते थे लड़के, और उस एक दहशत का माहौल हिंदुओं के प्रति हो गया था। बड़ी संख्या में हिंदू वहां से छोड़कर भी आए। अब यहाँ तिलक नगर के पास एक बार कॉलोनी भी बसी थी, वो एकदम उसमें हिंसा बढ़ गई, बहुत हथियार आ गए जिसके अंदर की बंदूकें, AK-47 ग्रेनेड्स, ये सब कुछ। और क्योंकि पुलिस, पाकिस्तान का आईएसआई बेसिकली बैक आईएसआई कर पूरी तरह से इसमें बैकअप कर रहा था, वहां से पूरी सपोर्ट आती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके साथ बंदूकें आनी शुरू हो गई, AK-47 हो गई। बसों से उतार उतार के हिंदुओं को मारा गया, टारगेट करके उनके आई कार्ड देख के मारा गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैसेकर्स हुए, जैसे कि हमारे संघ की शाखा में लुधियाना के दरेसी मैदान के ऊपर संघ की शाखा पे हमले हुए, कई संघ की शाखाओं में हमले हुए, क्योंकि वो आरएसएस की जो शाखाओं की आप बात संघ, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कर। क्यों हमले करते थे, इरिटेट करना चाहते थे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही पंजाब में एक ऐसा संगठन था जो कि अगर इस आतंकवाद के या सिख सेपरेट लोगों के खिलाफ खड़ा होता तो लार्ज स्केल राइट्स हो सकते थे। तो उन्होंने संघ के बहुत से अधिकारियों की हत्या की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों की हत्या की, शाखाओं पे हमले किए, कार्यालयों पे हमले किए। मैं उस समय का स्वयंसेवक हूँ और इसलिए मैं सब चीजों को जानता था, देख रहा था पूरा का पूरा। और संघ ने बहुत समझदारी से काम लिया, और संघ ने हत्याओं के बावजूद, संघ शाखाओं पे हमले के बावजूद कभी रिएक्ट नहीं किया। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि संघ की शाखाओं पे हमले हो और संघ रिएक्ट ना करे। संघ एक बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली संगठन है, और लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण से पूरे पंजाब में कभी हिंदू सिख राइट्स नहीं हुए। मैसेकर हुए, आतंकवादियों द्वारा हमले किए गए, लोगों को उतार के मारा गया, बहुत हत्याएं हुई, पुलिस वालों को मारा, लेकिन आपस में दंगे नहीं हुए। जो कि पंजाब में बोलते हैं ना कि हिंदुओं का और सिखों का मांस और नाखून का रिश्ता है, वो रिश्ता बाकायद रहा, और संघ में उसमें पूरी बड़ी भूमिका बनाई। उसके बाद जब ये चलता रहा मामला, तो इस हद तक चीजें बढ़ गई कि वहां पे शासन व्यवस्था बिल्कुल खत्म सी हो गई, और ऐसा लगने लगा था कि खालिस्तान की डिक्लेरेशन भिंडरावाला करेंगे और पाकिस्तान से सपोर्ट आएगा, और एकदम पंजाब जो है वो, क्योंकि बिल्कुल पुलिस वाले थानों से बाहर नहीं निकल पाते थे, थानों के अंदर भी नहीं रहते थे। तो उस वक्त एक निर्णय लिया गया, उस तत्कालीन सरकार, श्री इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं। साका नीला तारा पंजाबी में बोलते हैं, ऑपरेशन को पंजाबी में साका नीला तारा, ब्लू स्टार। जिसके अंदर भारतीय सेना जो थी वो गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में घुसी, और घुस में उसके अंदर सिर्फ घुसी नहीं, उसके बाद टैंक्स भेजे गए, जिससे स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, काफी संख्या में लोग मरे, हमारे फौजियों ये को घुसी नुकसान। किस लिए थी? क्योंकि भिंडरा वाले भिंडरा आतंकवादियों के वाले, साथ उन्होंने क्योंकि कब्जा ऐसा, कर लिया था स्वर्ण मंदिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया था। और वहां पर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ दिन पहले एक DSP थे जो वहां पे अपना, क्योंकि हर सिख स्वर्ण मंदिर में तो जाएगा, तो स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर ही उनकी हत्या की गई थी, उनकी लाश पड़ी रही काफी घंटे। तो एक चैलेंज हो गया इंडियन अथॉरिटीज का कि, और जो सिख भी थे उनके लिए भी चैलेंज हो गया। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। भिंडरावाले जी ने उसका पूरा फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, मशीन गन, स्टेन भिंडरा गन। वाले नहीं, भिंडरा वाले जी। भिंडरावाला सॉरी। वो असल में क्या है, हमारी आदत है ना हर किसी को जी कहने हाँ की। जी, हाँ जी। तो भिंडरावाला ने उसमें अंदर पूरा फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, तोपे, मशीन गने, ये सब कुछ था। पहली बार जो भारतीय सेना अंदर घुसी तो सारे के सारे तकरीबन 60-70 जवानों का जो वो था, वो पूरे के पूरे मारे गए। और उसके बाद वो युद्ध युद्ध ही था, वो दो दो दिन लगभग चलता रहा, और उसके अंदर हमारी भारतीय सेना के भी 250 से 300 जवान मारे गए। इससे ज्यादा संख्या में वहां पर जो आतंकवादी घुसे हुए थे, इंक्लूडिंग भिंडरावाला, वो भी मारे गए। और उनके साथ काफी फौज के लोग भी काम कर रहे थे, जो जिन्होंने पहले फौज पे काम भी किया था। तो ऐसे करके भिंडरावाला मारे गए। स्वर्ण स्वर्ण मंदिर के ऊपर फिर से भारतीय भारतीय आतंकवादी बाहर निकाल दिए गए, और भारतीय भारतीय सरकार का एक तरह से री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट वहां पर हुआ, जो कि पहले नहीं था। इससे काफी जो सिख थे आहत हुए, इसमें इसमें कोई मानने की बात नहीं होगी, क्योंकि उनको लगा ये मंदिर पर हमला है, और सबको समझाना क्योंकि कि ये उनकी एक सर्वोच्च धार्मिक सीट है, धार्मिक, सर्वोच्च तो ये धार्मिक उनकी, उन्हें ये लगा ये उनकी आस्था पर हमला हो रहा है। आस्था पर हमला है, तो उससे दुनिया भर के सिख काफी आहत हुए, हिंदुस्तान के भी सिख आहत हुए।
और मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत ही आहत महसूस करते थे। अब ये सब आहत तो हो रहा था, और वहां पे फिर लॉ एंड ऑर्डर का रिस्टोरेशन होना शुरू हुआ, ये सब कुछ हुआ। उस वक्त इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और उनके जो बॉडीगार्ड्स में थे उसमें दो सिख थे, एक सतवंत सिंह, एक बेअंत सिंह। सतवंत सिंह थोड़ी ज्यादा उम्र का था, बेअंत सिंह तो 22 साल का नौजवान था। और ये सब लोग जो थे, ये भी आहत महसूस किया इन्होंने भी। और इन्होंने आपस में मिलकर योजना बनाई कि हम इंदिरा गांधी को, चूंकि उसने स्वर्ण मंदिर पे हमला किया है या करवाया है, हम उसको मार डालेंगे। और सूत्र बताते हैं कि वो लोग स्वर्ण मंदिर में मिले, उन्होंने शपथ खाई। उसके बाद मोती बाग के पास एक गुरुद्वारा है, आपने देखा होगा, उस गुरुद्वारे में भी उन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद ऐसा बोलते हैं कि बाज दिखा या ऐसे कुछ चीजें नहीं। उसके बाद 31 नवंबर, 31 अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोपहर की बात है, जब इंदिरा जी अपने घर से निकलकर एक इंटरव्यू देने के लिए निकल रही थी, तो ये दोनों खड़े हुए थे। तो सतवंत ने पिस्टल निकाली, और इंदिरा जी ने बोला ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बेअंत को बोला गोली चला। बेअंत के पास स्टेन गन थी, AK-47। उसने पूरी की पूरी 36 गोलियां इंदिरा जी के अंदर उतार दी, और उसी वक्त ये मर गई। उसके बाद ये दोनों खड़े रहे वहां पर, मतलब सरेंडर किया, कोई उनको अरेस्ट करने भी नहीं आया आधे एक घंटे तक। इंदिरा जी की बॉडी को लेके जाया गया। एक तो मेरे ख्याल से उसमें से कार्रवाई में मारा गया था शायद, तो है। उसको गोलियां लगी, दोनों। यस, लेटर ऑन, आई थिंक लेटर ऑन ही वाज, बट इस ऑपरेशन के वक्त नहीं मारा गया वो। और बट मतलब चलिए, उस पूरी कार्रवाई में वो, एक हाँ, वो, हाँ, बॉडीगार्ड की यस, हाँ। बेसिकली मौत हो अच्छा, गई, ये जिसमें जैसा हुआ तो दो हम ने लोग, इसको अंजाम दिया, एक की मौत वहीं पे घटनास्थल पे यस, यस, कुछ हो ऐसा गई। होगा, मैं एकदम वो बता नहीं पा रहा उसको, रिकलेक्ट सारा मुझे याद है पर मैं एकदम नहीं बता पा रहा। ये घटना दोपहर को हो गई थी, 11-12 बजे के करीब। और हम लोग तब करोल बाग में रहते थे। करोल बाग मतलब झंडे वाला जो कार्यालय है, उसके बिल्कुल पीछे डंडेवाला में जो आरएसएस का कार्यालय है उसके। हाँ जी, संघ करेक्शन का जो कार्यालय है उसके बिल्कुल पीछे शिद्दीपुरा में हम लोग रहते थे। और तो कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय, राजेश जी? मैं उस वक्त था 19 बरस का, तो काफी, 19। मतलब यू वर हाँ, ग्रोन। ग्रोन अप, और मेरे पास संघ की जिम्मेदारी भी थी, मैं नगर साहिब कारवा था, सदर नगर का। तो उस वक्त दोपहर के वक्त करोल बाग में BBC की खबर छपी है। BBC का शायद अखबार निकलता था या क्या था, उसमें खबर छपी, BBC की न्यूज थी कि इंदिरा गांधी जी को हत्या कर दी गई दो सिखों द्वारा। तो ये पूरी दिल्ली में वो खबर फैल गई। और हम जिस इलाके में रहते थे, करोल बाग एक कंजेस्टेड एरिया था, सिख भी रहते थे साथ में ही, वो एक टायर मार्केट भी थी, जिसकी खबरें आती है कि गले में टायर डाल के जलाया गया। तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, और आसपास के इलाके थे, कसाबपुरा या उधर करके रैगट करोगे, वहां से लोग, हम पंजाबियों के इलाके में रहते थे जहाँ सिख और हिंदू इकट्ठे रहते थे। तो आसपास के इलाके से लोग आने शुरू हुए, जैसे पड़ोस का करोल बाग का एरिया, रैगरपुरे का एरिया, कसाबपुरा का एरिया, ये सब लोगों से लोग आए। और काफी ईंटें चली, बहुत 3-4 घंटे तक, 5 घंटे तक ईंटें चली, रोका गया उनको, काफी देर तक रुके भी। और उसके बाद पड़ोस में टायर मार्केट थी, जहाँ पे सरदारों की दुकानें थी टायरों की। तो लोगों ने टायर की दुकानें लूटनी शुरू की, तो कुछ सरदार अपनी दुकानों को बचाने आ गए। और फिर उन लोगों ने टायरों को जलाया, और टायर जला के उनके गलों में वो जलते टायर डाल दिए। तो मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पर कम से कम 7-8 सिखों को टायरों से जलते हुए देखा, और काफी संपत्ति को जलते हुए देखा, नुकसान होते देखा, पत्थरबाजी होते देखी, आग लगाते हुए देखा। और ये सब हमारा एक 31 को तो शुरू नहीं हुआ था, 1 तारीख से शुरू हुआ। 1 और 2 को राइट्स खूब चले, और पुलिस खड़ी हुई थी पर कुछ कर नहीं रही थी। सज्जन कुमार जी का नाम सबसे आगे आ रहा था। और साथ में एक जगदीश टाइटलर करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उनका भी नाम, वो जगदीश टाइटलर करोल बाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, जहां हम रहते थे उसके पास ही उनका JD टाइटलर स्कूल था, और उसके वो प्रमुख भी थे। और तो इसलिए हम लोग उनको भी जानते थे। धर्मदास शास्त्री का भी नाम मेरे ख्याल से आया था, जो धर्मदास शास्त्री का भी नाम तो था, नहीं है मैं याद करने की दुनिया कोशिश, में। धर्मदास शास्त्री, तो वो शायद MLA होते थे। और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर वो होते थे, एक राजेश कुमार का भी नाम आता था उसके अंदर। तो बड़े स्तर के ऊपर ऐसी हिंसा की कि जिसको लोग बोलते हैं कि इसको कांग्रेस के लोगों ने ही भड़काया और आगे बढ़ाया, जो कि दिखता था पूरा का पूरा, क्योंकि कोई भी पंजाबी इस तरह के काम में नहीं था, मैं अभिलप्त नहीं। आपको बताऊं, संजय सूरी इंडियन एक्सप्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे उस समय। जी, अभी वो लंदन में है, जो है, हाँ, और शायद नेटवर्क 18 के साथ जुड़े हुए हैं, और भी उनके लिए करते थे। वो काफी लंबे समय से लंदन में शिफ्ट कर गए थे। संजय सूरी ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने, क्योंकि उन्होंने
प्रत्यक्ष रूप से कवर किया था। और ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल उसकी उन्होंने एंडोर्समेंट की है उसकी, और बाद में उन्हें जो कमीशन बैठे थे उसके अंदर भी उन्हें डिपोज करने के लिए जो है वो बुलाया गया था। और जी। कई आलेख लिख चुके हैं, मैंने खुद अपने कई आर्टिकल्स में जो है वो इस विषय पे लिखते हुए संजय सूरी को भी कोट किया है। और अब आप जैसा बता रहे हैं जी। हाँ, मैं 2 मिनट थोड़ा और इसके बारे में, ताकि जी जी फिर हाँ, बताइए बताइए, मैंने सिर्फ दर्शकों को, ताकि अगर रुचि हो तो वो संजय सूरी की तो किताब भी जो है वो पढ़ सकते करोल हैं। बाग वाज द एपिक सेंटर ऑफ दिस वायलेंस। करोल बाग भी था, तिलक नगर भी था, यमुना पार्क भी था। तो 31 तारीख को, 1 तारीख को ये पूरी वायलेंस शुरू हो गई। हम देख रहे थे, हम लोग अपने आसपास के सिखों को बचा रहे थे, जो भी हमारे दोस्त भी थे, हमारे परिवार के लोग थे, और काफी लोग उनकी हत्याएं कर रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब से माहौल था, जबकि भारतीय समाज का एक हिस्सा अपने सिख बंधुओं को बचाने में लगा हुआ था, दूसरा हिस्सा उनको मारने में लगा हुआ था। इसको बढ़ावा भी मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, सॉरी, राजीव गांधी जी की स्टेटमेंट आई कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत ट्रेमर्स आते हैं, तो ऐसा करके और बढ़ावा मिला। पूरी फौज, पूरी पुलिस चुप करके बैठी हुई थी, और दिल्ली ने उस ये वक्त फौज तो बाद में आके कंट्रोल हाँ, करी पूरी थी, तो पुलिस, पूरी पुलिस पुलिस पुलिस, जो थी, हाँ। और फिर बाद में 1 दिन के बाद फौज आ गई थी, पर फौज भी आराम से बैठी हुई थी। बट तो इट वाज एज इफ पुलिस वाज गिवन अ फ्री हैंड, मतलब दीज रॉयटर्स वर कीप गिवन अ क्वाइट, फ्री हैंड। हाँ, कीप क्वाइट, क्योंकि सिपाहियों को वो हाँ, करते और पुलिस अरे हम देख वो रहे थे कर। कि हमारे सामने, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ सरदारों की बहुत सी नॉवेल्टीज की दुकानें थी, शीदीपुरा अभी काफी बड़ी मार्केट। तो लोग उसके ताले तोड़ रहे थे, सामान लूट रहे थे, ऐसा लूटा लाठी का माहौल, ऐसा पूरा। और ऊपर से लोग फिर जलाने शुरू हो गए, घर जलने शुरू हो गए, सब तरफ आग आग फैल गई। और ये सब हम देख रहे थे और लोगों को जलते हुए देख रहे थे। उसी वक्त करोल बाग के अजमल खां पार्क में गुरुद्वारा था छोटा सा, वहां पे काफी सिख आसपास के इलाकों से इकट्ठे हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने क्राइसिस के अंदर, 1 तारीख शाम की बात ही कर रहा हूँ मैं, जब लोग जलने शुरू हो गए, तो वहां पर गुरुद्वारे के सामने अजमल खां पार्क के एक हिस्से में थोड़ी सी लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठी करके संघ के जो हमारे स्वयंसेवक थे सदर नगर के, और उन्होंने वहां पर खाने बनाने का, दाल चावल का ऐसा बंदोबस्त किया। और वो 1 तारीख शाम को ही, तब तक बिल्कुल कुछ तैयारी नहीं थी, कहीं से बर्तन छोटे बड़े लाके किए गए। और मुझे अभी ये भी याद आता है कि 1 तारीख शाम को ही सबसे ज्यादा वायलेंस यमुना पार में हो रही थी। काफी लोग तिलक विहार करके शायद वहां जमा थे। तो अशोक महाजन, हमारे नगर कार्यवाह जो होते थे, मेरे पास नगर सायं का काम था। तो अशोक जी बोले तुम निक्कर डाल के आ जाओ, तो मैं घर गया, वहां से निक्कर डाल के आया। और अशोक जी, वो हमने एक टैक्सी की, उस टैक्सी के पीछे हमने बहुत सारे बर्तनों में दाल चावल डाले, और हम तिलक विहार के उस स्कूल में पहुंच गए जहाँ पे रॉयट विक्टिम सैकड़ों आसपास आगे लगी हुई थी, और वहां काफी सरदार इकट्ठे थे, सिख इकट्ठे थे। तो हम सबसे पहले वहां रिलीफ लेके पहुंचे, मैं गाड़ी से उतरा तो निक्कर, मैंने शाखा की निक्कर उस वक्त होती थी तो डाली हुई थी, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आया कि ये ठीक लोग हमारे पास आ गए, क्योंकि संघ का एक बरसों का बनाया हुआ एक वो था। तो वहां हमने पहुंचे, ये दाल चावल उस वक्त सबसे पहले हम पहुंचे। उससे पहले कोई रिलीफ नहीं था, तो फर्स्ट रिलीफ इन टेस्ट यमुना एरिया वाज बाय आरएसएस एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, बिकॉज वी वर देयर इन करोल बाग एरिया। तो सबसे पहले, सबसे गाड़ी में मैं शाखा की टिकट डाल के गया था वहां पर, तो मेरे दिमाग से वो निकलता नहीं। और इसके राइट्स के 3 दिन के बाद मैं तीसरी जारी के पास से निकल रहा था, जहाँ मॉर्चरी थी। वहां पे 5 ट्रक खड़े हुए थे, जिसमें जले हुए लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। 5 ट्रक्स, 3,000 से ज्यादा लोग मरे, तो उनकी बॉडीज उस ट्रक में, मॉर्चरी के बाहर ट्रक खड़े हुए थे। मैंने वो ट्रक देखे हैं जिसमें हड्डियां पड़ी हुई थी, बॉडीज क्या बची थी, हड्डियां थी। तो 5 ट्रकों में 3,000 लोगों की हड्डियां, जली हुई हड्डियां या बॉडीज थी, क्योंकि मॉर्चरी भी काम नहीं कर रही थी। तो वो समय देखा। और इस मतलब इतने हत्याकांड के बाद ये हो रहा है 1 तारीख को, मतलब 1 नवंबर 84। नवंबर राइट्स बोलते हैं इसको। राइट्स क्या थे? राइट्स तो होते हैं ना जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं आपस में। इसमें तो कोई लड़ाई नहीं थी, ये मैसेकर था, मैसेकर था। जिनोसाइड। ये जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में हम कि एथनिक क्लिनजिंग का काम हो रहा था। पूरे भारतीय संदर्भों में हमने कभी नहीं देखा जब 1 या 2 दिनों के अंदर एक ही शहर के अंदर 3,000 या 3,500 लोगों को जला के मार दिया जाए। और अब तो इस बात का क्रेडिबल एविडेंस है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट वाज लेड बाय बेसिकली वन और द अदर कांग्रेस लीडर, बहुत यस, सारी जगह पर। दे वर लीडिंग इट, दे वर लीडिंग इट, प्रमोटिंग इट। इस जजमेंट में भी आता है कि ये लीडर थे, इनकी एफिलिएशंस थी, और पुलिस काम नहीं कर रही थी। तो एक तरह से पूरा का पूरा ऐसा माहौल बना कि आप हत्याएं करने के लिए स्वतंत्र हो।
और लोग, हम अभी तो याद करते हैं ना कि भाई वो आया था, तैमूर लंग आया था, ये आया था, तो उसकी फौजों को क्या था, वो हत्याएं करने के लिए स्वतंत्र थी। तो वैसी हत्या करने की स्वतंत्रता हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी है, जब पूरा का पूरा भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट, वाज जस्ट कीपिंग क्वाइट। द पुलिस पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल, जब वायलेंस हो गया तो फौज आई। यस, यू आर राइट अबाउट इट। तो वो एक दो पुलिस वाले कोने में खड़े हुए थे, शिव मंदिर के पास, सब्जी बाजार के पास खड़े हुए थे। वो वैसे ही खड़े हुए थे, वो देख रहे थे कि भाई कैसे है। और इतने बड़े बड़े लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे इस हत्याकांड को। तो ये हत्याकांड हुआ, कोई भी हत्याकांड हत्याकांड ही था ना, ये तो मैसेकर था, राइट्स नहीं थे, तो राइट्स कहना गलत हो जाएगा उसको। तो ये हो रहा है 84 में। और आज जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक फैसला आया है, वो आया है 2025 में। तो ये समय हो गया पूरा 41 बरस, 41 ईयर्स। तो कोई हत्या होती है और उसका हत्या होने में जो हत्यारे हैं उनको सजा, जेल में भेजने का फैसला अगर 41 साल के बाद आता है, और उसकी कुछ प्रक्रिया आपने बताई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो सब कुछ, तो ये पूरा जो भारतीय कानून पद्धति है, न्याय पद्धति है, उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कैसा हुआ। तो इतना ट्रेजिक, मतलब बहुत ही त्रासदी पूर्ण ये पूरा का पूरा समय था। हम लोगों ने ये पूरा समय अपनी आंखों के सामने देखा है। उसके बाद इसके मुकदमों में हमारे वकील साहब होते थे फुल्का जी, बाद में एमपी भी रहे, लुधियाना से आप पार्टी से रहे, हमारे बीजेपी में भी काफी काम किया उन्होंने। उन्होंने इस मुकदमों में काफी काम किया, अभी भी उनका नाम आता है। तो काफी सिख लॉयर्स आए जिन्होंने आगे बढ़ के इसको किया। और अभी जब मैं जजमेंट के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे कैसे जज साहब ने उसमें नोट किया है। तो आप इसी जजमेंट के बारे में थोड़ा बताएं अब जो है, क्योंकि अच्छा, ये अब मैं, जजमेंट एक जजमेंट नहीं है। हाँ, ये अपने आप में एक पूरा डॉक्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से मैं ये कहूंगा, जो हमारे सामने शीशे की तरह आकर खड़ा हो जाता है और हमें ये दिखाता है कि बतौर समाज, बतौर एक जिसको बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हम एक वी आर अ स्टेट रूल्ड बाय लॉ हाँ, बेसिकली, वी एंड लॉ मस्ट इज लॉ। इक्वल फॉर एवरीबॉडी। ओ यस यस यस। तो ये आप बताएं कि इस जजमेंट की क्या क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जो अब ये विच शुड ये फोर्स द जजमेंट तय स्टूडेंट करती टू। है कि हाउ द पीपल आर नॉट इनइक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये उसको सिद्ध करती है। तो ये मसला हुआ कि ये 40 साल पुराना मुकदमा, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक सिख बंदा था और उसकी लड़का, इन दोनों की हत्या हुई। तो अब देखिए इसके अंदर हुआ क्या। जो हमारी एक जज साहब है, कावेरी बवेजा जी, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने बोला कि ये जो सज्जन कुमार जी थे, उन्होंने ना केवल इसमें भाग लिया हत्या करने में, उन्होंने लोगों को उकसाया। और एक वॉलेट मॉब था जिसने जसवंत सिंह और उनके लड़के तरनदीप सिंह, इन दोनों की सबके सामने हत्या कर दी। इस हत्या में मैंने बताया 3,000 के करीब लोग, 2800 तो सरकारी बोलती है कि उनकी हत्या हुई थी। और अभी जज साहब ने बोला कि सिद्ध हो गया इनके खिलाफ कि इन्होंने हत्या को बढ़ावा दिया और हत्या की। और इसके अलावा अभी इसमें उनका अपराध तो सिद्ध हो गया, पर उनकी सजा सिद्ध नहीं हुई है, तो उसकी 18 फरवरी की डेट है। 18 फरवरी को सजा आएगी तो शायद हम दोबारा बात करेंगे। और इसमें क्या हुआ, अ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये 84 में हुआ, लोग मर गए ना। 84 में हुआ, लोग मर गए हैं। एक औरत के सामने उसके पति और उसके बेटे को जिंदा जला दिया, मार दिया जाता है, घर को जला दिया जाता है, गुरुद्वारे को जला दिया जाता है। तो इस पे जांच शुरू हो गई। और जांच शुरू हो गई तो दिल्ली पुलिस जो इसकी जांच कर रही थी, जो दुनिया की सबसे एफिशिएंट पुलिस माना जाता है, उन्होंने सन 1994 में एक रिपोर्ट दे दी, अनट्रेस रिपोर्ट, कि जैसे वो पिक्चर आई थी नो वन किल जेसिका, तो 94 में रिपोर्ट दे दी कि नहीं, अनट्रेस रिपोर्ट है, ये लोग मारे गए, गुरुद्वारा जल गए, इतने सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। अनट्रेस रिपोर्ट है, हमें पता नहीं चल रहा कि इनके हत्यारे कौन थे, हम उनको जानने चाह रहे हैं। और आमतौर पे कानून कहता है कि अगर किसी अपराध के बारे में आप उसको, उसकी जांच को खत्म कर रहे हो, तो जो शिकायत करता है उसको बताना चाहिए। तो आपने सिद्ध कर दिया कि अनट्रेस रिपोर्ट है, उन्होंने बताया भी नहीं, जो उनकी उनकी श्रीमती जी थी, उनकी वाइफ, उनको बताया नहीं, और उसको केस को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब जब ये केस क्लोज होता है तो कोर्ट में भी जाता है, और मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो उस क्लोजर की रिपोर्ट के ऊपर फिर से जो कंप्लेनेंट होता है उसको नोटिस करता है, शिकायतकर्ता को नोटिस करता है।
नोटिस करने के बाद उनकी जांच करता है कि भाई क्या कहना है आपका, उनकी बात सुनता है। और तो कोर्ट भी मतलब कैसे होता है, पूरा पूरा समाज कितना हिंसक और कितना मतलब असंवेदनशील बन जाता है। तो पुलिस कुछ नहीं करती है, उसके बाद मामला अनट्रेस्ड रिपोर्ट कोर्ट में आती है, तो कोर्ट भी उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ जी आपके लोग मर गए, अब हत्यारे तो मिलेंगे नहीं। कैसे मिल सकते हैं कि हत्यारे तो आसपास घूम रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, वो बड़े बड़े मंत्री बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों को पा रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? कौन मानेगा कि वो हत्यारे हैं? और उसके बाद ये चलता रहा, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट, इसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली कि भैया मैं पहले उसको उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, मैं पहचान नहीं पाई हूँ। उसके बाद रिकॉर्ड कर ली कि मैं इसको पहचान ली हूँ, फिर बोला कि मैं पहचान नहीं रही हूँ। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करके उस मुकदमे को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, टेस्ट रिपोर्ट फाइल हो गई। और 92 में 12 मई 2092 में जो अनटेस्ट रिपोर्ट थी, उसके ऊपर ये मुकदमा खत्म हो गया। ठीक है। अब जो इनकी इनकी वाइफ है, जसवंत सिंह जी की वाइफ, उसने काफी हिम्मत करी और देखने की कोशिश, लगातार कोशिश करती रही भी कैसे होगा क्या नहीं होगा, न्याय के लिए कोशिश करती रही। जैसे मैंने बताया, फुल्का जी और उन सब लोगों के साथ में गई, तो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। हजारों लोग मरे लेकिन सजाएं तो मिल ही नहीं रही थी किसी को भी। तो उसके बाद काफी कुछ होते होते ये मामला चलता रहा। इसके बाद एक 1985 में रंगनाथ कमीशन बना, जो अभी आप नाम ले रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कुछ मुकदमे फाइल किए गए। और इसके बाद भी इसकी स्टेटमेंट करके फिर इस मुकदमे को सस्पिशियस मान के खत्म कर दिया गया। और उसके बाद सर एक नया चीज होती है, कैसे जैसे एक चीज होती है कि कैसे आपकी अगर लोग कहते हैं कि सरकार तो वैसे की वैसी चलती है ना, लोग बदलते रहते हैं, सरकारें वैसी चलती हैं। ये एक मानना है कि सरकार तो सरकार है, वो तो बदलेगी, आयरन कर्टन है, उसको कैसे बदलेगा। लेकिन सरकार के चलाने वाले लोग अगर बदल जाते हैं तो कैसे न्याय न्याय का पूरी प्रक्रिया और न्याय की पूरी व्यवस्था बदलती है, न्याय के बारे प्रतिबद्धता बदलती है, ये इस मुकदमे में तय होता है। आप जानते हैं कि सन 14 में सरकार बदली और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। उस उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 84 के दंगों के ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे। तो जैसे ही सरकार बनी 14 में, तो 15 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, और उन्होंने दंगों के में जो लोग मारे गए थे उनके मुकदमों को दोबारा सुनना शुरू किया गया और उनके बयान नोट किए गए। और इस इन्वेस्टिगेशन टीम की बदौलत ही इस मुकदमे में सन 2021 में एक चार्जशीट फाइल कर दी गई। इसमें सज्जन कुमार जी को हत्या और हत्या के प्रयास करने का पूरा वो किया गया। और ये मुकदमा चलता रहा, इसमें पूरी के पूरे बयान दर्ज हुए उस महिला से। इस महिला को बोला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने सालों के बाद सज्जन कुमार का नाम ले रहे हो, क्योंकि पुराने में तो अनट्रेस रिपोर्ट थी, तो सज्जन कुमार का नाम लिया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैंने मैगजीन में इसको देखा तो मैं पहचानी कि ये सज्जन कुमार है। उसके बाद गवाही आई तो कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इनके खिलाफ स्पष्ट केस बनता है। तो सज्जन कुमार जी को ऑलरेडी ये एक सजा पा रहे हैं एक राइट्स के मुकदमे के अंदर, और दूसरे मुकदमे में अब इनको सजा होने की मतलब दोषी पाया गया। सजा शायद 18 तारीख को सुनाई जाए और उसके बाद वो सजा को पाएंगे। तो बहुत ही दुखदाई मुकदमा है। ये दुखदाई इसलिए नहीं है कि एक व्यक्तिगत किसी की त्रासदी है जिसका कि मतलब पति और बेटा उसके आपके सामने मारा गया। दुखदाई ये है कि पूरी व्यवस्था सन 2014 से पहले हत्यारों के साथ खड़ी थी, व्यवस्था हत्यारी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यवस्था ही हत्यारी हो जाए? कभी सुना नहीं था कि व्यवस्था हत्यार होती है। मतलब हमने देखा है, हमने जर्मन में देखा है, हमने रशिया में देखा है कि व्यवस्थाएं हत्यारी हो जाती हैं। भारत में भी हम मानते हैं कि हमारा तो बहुत नॉन वायलेंस को मानने वाला देश है, हमें तो हिंसा नहीं करते, पर हमने अपनी आंखों से एक बहुत ही खतरनाक किस्म की हिंसा देखी है, जिसमें हमारे सामने ही हमारे दोस्तों रिश्तेदारों की हत्याएं कर दी गई, और 40 साल तक वो न्याय के लिए वो करते गए। और जिन्होंने हत्याएं की थी वो फिर राजे बन गए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मिनिस्टर बने, और उसके बाद सरकार बदली जाती है। तो अभी 40-41 साल के बाद सजाओं का सिलसिला चालू होता है। तो सबसे त्रासद एक अध्याय है भारतीय न्याय पद्धति का, एक सबसे त्रासद अध्याय है भारतीय समाज का, एक बहुत ही विविध चेहरा भारतीय समाज का।
और जो कि विशेष तौर पे एक राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित किया गया। हम सबको देखने को मिला, पूरी दुनिया को देखने के लिए मिला। भारत के बारे में जब भी कोई सोचेगा, याद करेगा यहाँ की हिंसा के बारे में, तो सन 84 के दंगे हमेशा हमारे साथ चलेंगे, पूरी दुनिया की सोच में बने रहेंगे। अजय जी, मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, और ये थोड़ा सा व्यापक प्रश्न है जो है, क्योंकि आप मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, मानवाधिकार उल्लंघनों के भी मामले जो है वो आप के सामने आते रहते हैं। मैं अगर विशेष रूप से भारत के बारे में बात करूं, जो जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जैसे कि ये सिख विरोधी दंगे हुए, या और भी इस तरीके की एक मास लेवल पे एथनिक क्लींजिंग की कोशिश जो है वो होती है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स भारत में जो है लंबे समय से आज़ादी के बाद से रहे हैं जो है, और आज भी हम नक्सलवाद से भी जूझ रहे हैं, और जो है ये सब जो है, तो अब होता ये है कि जो अफेक्टेड लोग हैं, विक्टिम्स जो हैं, ठीक है ना, उनको लेकर जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन क्या हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो है, आर दे इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड टू डू इट? क्योंकि इसके लिए एक बड़ी खास किस्म की, आपको ये एक कोई जनरल वो नहीं है, मतलब ये भी आप बताइए, आपको एक खास किस्म की स्किल सेट, पैशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट, ये सारी चीजें चाहिए, और पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए आपके ऊपर उस चीज को जो है डाइल्यूट करने का। और फिर उसके बाद हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि वो भी इस पूरे प्रोसेस का एक पार्ट भी है, मतलब गोइंग अहेड क्या चीजें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं जो है, और ये खासकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, क्योंकि गाज उन्हीं पे गिरती है अल्टीमेटली, कि भाई तुमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बट हो सकता है कि दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड टू डू इट ऑल्सो। मैं उनको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं, पर मंशा तो गड़बड़ हो ही सकती है, लेकिन क्या मंशा ठीक भी हो तो क्या ये लोग सक्षम भी हैं उतना करने में? मैं ये तो नहीं मानता कि जो पुलिस एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पर वो सक्षम नहीं है अपने काम को करने के लिए। और मेरा इसके बारे में पूरा का पूर्ण विश्वास है कि वो एजेंसीज जो है वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इतने ज्यादा दबाव में रहती है कि उनको लगता है कि हम अगर अपना काम जो हमें करना चाहिए तो करेंगे, तो हमारे राजनीतिक नेता जो हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारा भविष्य थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो आई थिंक दे ट्राई टू प्लीज देयर पॉलिटिकल लीडर्स इन दिस केस आल्सो। ये जो पूरा का मसला है इसके अंदर, तो अ, हत्या करने के लिए उकसाने वाले, हत्या करने वाले, हत्या करने को बढ़ावा देने वाले, उसके बाद हत्याओं के ऊपर जो जांच है उस जांच को प्रभावित करने वाले, और तकरीबन 90% केसेस के अंदर नो ट्रेस रिपोर्ट देने वाले। 90% केसेस मतलब अगर 3,000 हत्याएं हुई हैं तो उसका प्रोसिक्यूशन तो बहुत कम नंबर का है। तो नो ट्रेस रिपोर्ट की, कोई मिल ही नहीं रहा, हत्याएं हो रही है पर कोई मिल नहीं रहा उसको, और कोई किसी को पहचान नहीं रहा। वो करने वाले फिर कोर्ट कचहरी में जब जांच आती है तो कोर्ट कचहरी भी उसको करती है। ये सारा का सारा जो बवाल है, जो पूरा का पूरा मसला है, ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट और बिना पॉलिटिकल एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक जो वो है प्रक्रिया जो है उसके बिना नहीं हो सकती। और ये हुआ जिसके अंदर ना केवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, होम मिनिस्टर के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, न्यायिक व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोग, वो सब जैसे वो सब मिल गए आपस में। और पहले वो सब मिल गए हत्याएं करने को और हत्याओं को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद वो सब मिल गए कि जिन्होंने हत्याएं की हैं उनको सजा ना हो। और अगर ये सत्ता परिवर्तन ना होता और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ना बनती और अगर वही व्यवस्था रहती जो पहले थी, तो सज्जन कुमार जी भी बहुत आराम से यहाँ पे घूम रहे होते। हमने बाकी लोगों को भी घूमते हुए देखा है। और ये एक एक बहुत ही थोड़े बीमार समाज की एक हमारे आपको हम सबको वो देता है, पहचान देता है। क्योंकि कोई भी जो हेल्दी सोसाइटी है, हिस्ट सोसाइटी है, उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन हमारे हमने अपनी आंखों के सामने, हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अपनी आंखों के सामने दिल्ली के दंगे देखे, और दंगों के बाद सबको, जो जिन्होंने दंगे किए उनको घूमते हुए, छूटते हुए, एमएलए बनते हुए, एमपी बनते हुए, मिनिस्टर बनते हुए, बड़ी बड़ी पोजीशंस देते हुए देखा। तो आप हत्या करो और हत्या के बाद उसका बहुत ही जबरदस्त इनाम पाओ। तो हत्यारों को इनाम देने की एक संस्कृति थी, और उस संस्कृति को हमने देखा है, वो संस्कृति खत्म हो रही है।
बहुत देर से खत्म हो रही है, पर वो खत्म हो रही है दुख के साथ। अच्छा लग रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है, पर अच्छा भी लग रहा है कि काफी मरी बहुत दिनों बाद खत्म हुई ये हत्या की, हत्यारों को बढ़ावा देने की संस्कृति। लेकिन मेरे मेरे को अपनी उम्र में जिंदा रहते ही मैंने उसको एक अंत देखा है। वो एक अपने आप में ये अच्छा भी है, पर पिंच ऑफ सॉल्ट कहना तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत ही दुख वेदना के साथ कुछ थोड़ी सी तसल्ली मुझे इस जजमेंट के साथ है। लेकिन पूरी व्यवस्था बहुत ही, क्योंकि एक बार अगर ये व्यवस्था हत्यारी बनती है तो दोबारा भी बन सकती है। तो मैं आशा करूंगा कि जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो व्यवस्था है वो कम से कम ऐसे बंदोबस्त करेगी कि व्यवस्थाएं हत्यारी न बने, और अगर बनती हैं तो उन सब ने जिन्होंने हत्याकांड किया है व्यवस्था के तौर पर उन सबको सजा मिले। ऐसा अगर भारत समाज बनेगा तो हम बहुत बेहतरीन समाज बन पाएंगे, नहीं तो खतरा बना रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं क्षमा चाहूंगा, शब्द थोड़े मेरे। नहीं नहीं राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए जो है ऐसे ही शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल से जो है वो बात को कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि समाज को समय समय पर आईना देखते रहना चाहिए और एक सेल्फ इम्पोज्ड ग्लोरिफिकेशन के मोड में नहीं रहना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात, जो मुझे बड़ी सटीक बात जो कही, वो ये था कि जब ऐसे घटनाएं पहले तो होती हैं और उसके बाद उनको करने वालों को जो है वो प्रमोशन मिलता है हर चीज हम में, मिलते हैं, इनाम मिलते और हाँ इनाम मिलता है, और उसके बाद जो पीड़ित है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और हैं। इतने इतने यस, साल लग जाते हैं अगर होती भी है। आई नो। तो ये एक समाज के अंदर एक गहन बीमारी का प्रतीक है और इसको हम जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे उतना समाज के लिए अच्छा रहेगा, ताकि व्यवस्था दोबारा से हत्यारी ना बन पाए। और उम्मीद करते हैं कि बाकी के भी ऐसे मामले जल्दी जो है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और जिन लोगों ने भी ये सिख विरोधी दंगों को अंजाम दिया तो उन सबको सजा होगी। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा बड़ी संवेदनशील भी रही, और मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ कानूनी मसला ही नहीं है, ये एक व्यवस्थागत खामी के साथ साथ एक सामाजिक जी। जो है विमर्श का भी जो है, हमें जस्ट कि 84 के हो गए तो हम भूल जाएं, पर एक जो उसके बाद की पूरी एक व्यवस्था चली है, जो उसके बाद का एक पूरा घटनाक्रम चला है, वो चिंताजनक है किसी भी समाज के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और आपने समय निकाला, और आगे भी इन सब विषयों पर चर्चा तो जारी रखेंगे। राजेश जी के लिए आपके कोई प्रश्न हो या आप कोई विषय चाहते हो कि हम उठाएं अपने मन से, तो कृपया यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और जरूर दें। मैं एक मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ कि दर्शकों को, कि मैं काफी भावुक होकर, क्योंकि मैंने सब देखा था तो मैं भावुक हुआ, और भावुक होकर मैंने सामंजस्य बनाने की कोशिश तो की कानून, लेकिन ये सब इतना मिला जुला था कि बिना संवेदनाओं के उसको व्यक्त करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। नहीं आपने राजेश जी, बता बहुत दिया बहुत तो मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।